Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 18 अक्टूबर 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मार्शल आइलैंड को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, ये एक डिपार्टमेंट है कौन से यूनियन मिनिस्ट्री का, उस मिनिस्ट्री का नाम आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, या ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कल पूरे दिन भर में एक ही आर्टिकल की चर्चा हो रही थी। वो क्या थी, देखो, सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना था, जो कि आ चुका है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं सेम सेक्स मैरिज को लेकर। तो आने वाले समय पर इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे एडिटोरियल पब्लिश होंगे, तो अच्छे से समझना है पूरा मैटर बैकग्राउंड डेटा के साथ में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज़, आज का न्यूज़पेपर ओपन करोगे तो पेज नंबर 1 से लेके आखिरी तक चले जाना। कम से कम आपको 10 से 12 आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि केवल और केवल सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे हैं। सब लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, अलग अलग डिस्कशंस यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये मैटर क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। सेम सेक्स मैरिज का मतलब हिंदी में होता है समलैंगिक विवाह। दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक तो होती है यहाँ पर हेटेरोसेक्सुअल मैरिज। जो हेटेरोसेक्सुअल मैरिज है वो सिंपल सी है, जैसे हम लोग देखते भी हैं, एक मैन और एक वेमेन दोनों के बीच में जो मैरिज होती है उसको हम लोग हेटेरोसेक्सुअल मैरिज बोलते हैं। सेम सेक्स मैरिज की जब हम लोग बात करते हैं तो नाम से पता चल रहा है ये एक वो मैरिज है जो कि सेम सेक्स के बीच में यहाँ पर होती है, यानी कि जिसको हम हिंदी में समलैंगिक विवाह या फिर कह सकते हो जो समान लिंग हैं इनके बीच का जो विवाह होता है वो यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज कहलाता है। कई सारी कंट्रीज़ में सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर एक मान्यता दी गई है। इंडिया में लंबे समय से मांग की जा रही है कि भैया सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर एक अप्रूवल मिलना चाहिए, इसको भी मान्यता मिलनी चाहिए जैसे नॉर्मल मैरिजेस को यहाँ पर मिलती है। लेकिन बहुत समय से यहाँ पर ये जो मैटर है इसके ऊपर डिबेट्स चलती हुई चली गई, लेकिन अभी तक यहाँ पर इसको कोई भी ऐसा अप्रूवल नहीं मिला है। हम इन्हीं में यहाँ पर एक कम्युनिटी आती है LGBTQIA, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर है ना, इंटरसेक्सुअल। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारी कम्युनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस समुदाय के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि हमें भी यहाँ पर जो ये शादी है इसकी जो अनुमति है, इसकी जो मान्यता है सेम सेक्स मैरिज की, यह मिलनी चाहिए जैसे नॉर्मल मैरिज इसको दी जाती है। और हुआ क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कई सारी जो पिटीशंस हैं, जो याचिकाएं हैं, वो इसी टॉपिक को लेकर जारी कर दी गई कि भाई चलो सुप्रीम कोर्ट, अब आप यहाँ पर इसको लेकर अपना जो वर्डिक्ट है वो दे दो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी अप्रैल और मई का महीना, यानी इसी साल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल से मई के बीच में लगभग 10 दिन तक इसी के ऊपर डिस्कशन चला, इसकी सुनवाई चली। नाउ फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस ऑर्डर को रिजर्व कर लिया कि थोड़े समय बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर अपना जो वर्डिक्ट है वो सुनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी जो ये केस देखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच के थ्रू देखा जाएगा। तो 5 जज हैं, ठीक है, उनकी बेंच थी। 5 जज में आपको पता है, एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए DY चंद्रचूड़ जी, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और जजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जस्टिस संजय किशन कौल हो गए, रविंद्र भट्ट हो गए, हिमा कोहली हो गए, उसके अलावा PS नरसिम्हा। तो ये जो जजेस हैं इन्होंने बैठ कर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैटर की जो सुनवाई है वो की है।
और इसके वर्डिक्ट में क्या बताया गया है ये आप हेडिंग में भी पढ़ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोल दिया है वी कैन नॉट लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। इस मैरिज को हम लोग लीगलाइज नहीं कर सकते, कोई यहाँ पर इस प्रकार से लीगल मान्यता नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि जो ये कोर्ट है ना, कोर्ट यहाँ पे इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता, ये काम पार्लियामेंट का है, हमारा जो लेजिस्लेचर है वो यहाँ पर रिकग्नाइज़ करेगा, जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर इसको मान्यता देता है, लीगलाइज करता है नहीं करता वो उनके ऊपर है, कोर्ट यहाँ पे इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का ऐड करना बनता भी नहीं है। कोर्ट बीच में क्यों आए? क्योंकि शादी करना फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है, कोर्ट तो आपके राइट्स की प्रोटेक्शन कर रहा है, जो भी आपके हक हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, उनका अनहन होता है तो बिल्कुल कोर्ट बीच में आएगा, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन देगा। कोर्ट ने बोला कि देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू मैरी का, तो इस चक्कर में हम इंटरवीन नहीं कर सकते और ये सारा काम हम लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों फाइनल डिसीजन निकल कर आया। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली मैटर बता दिया, लेकिन पता है इसके पीछे कुछ और समय तक यहाँ पे कह सकते हो बहुत सारे डिस्कशंस होते चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी करी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीधा सरकार से पूछा, गवर्नमेंट से पूछा है बताओ क्या करना चाहिए सेम सेक्स मैरिज को लेकर, तो सरकार की साइड से भी सीधा सीधा ना आया। ठीक है, पहले ही दिन पर जब पूछा गया था तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, आज से कुछ महीने पहले की बात जब ये मुद्दा फिर से उठा था, तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया था कि देखो यहाँ पे जो ये सेम सेक्स मैरिज है इसको हम लीगलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी मैरिजेस की तरह, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो है इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करते हैं तो इससे बहुत सारे जो कानून हैं, बहुत सारे जो लॉज हैं, उनके अंदर में सीधा सीधा एक बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टेटमेंट ये भी दिया कि हम लोग क्या करते हैं, इंडिया के अंदर में ऐसी ही शादियों को, ऐसी ही मैरिज को वैलिड बोला गया है जो एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वेमेन में की जाती है। तो ऐसी यहाँ पर जो मैरिज है वो यहाँ पर वैलिड है। जो सेम सेक्स कपल्स हैं हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे बदलाव, उसके बाद कई सारे ऐसी स्कीम्स हैं या ऐसे बहुत सारे कानून हैं जहाँ पे केवल और केवल जो बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वेमेन वाली जो शादी होती है, हेटेरोसेक्सुअल मैरिज होती है, नॉर्मल मैरिजेस जो होती हैं, उनको कई सारे जो अलग अलग कह सकते हो कि एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे कानून देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर कपल्स के लिए होते हैं, तो उन सब के अंदर बदलाव करने पड़ सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से मेंशन की गई। दोस्तों अगर हम लोग अपने भारत के अंदर राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ऑलरेडी जो सेम सेक्स मैरिज है इसको लेकर मना कर दिया गया है, यानी कि कई सारे राज्य ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो सीधा सीधा मना कर चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज पिटीशन के खिलाफ हैं। वो है राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, ये खिलाफ हैं इसके। और अभी सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर जैसे जो राज्य हैं इन्होंने थोड़ा और समय मांगा था सरकार से कि थोड़ा और समय लेकर हम बताएंगे कि सेम सेक्स मैरिज पर क्या डिस्कशंस होने चाहिए। तो ये मैटर एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो हमने थोड़ा सा इंडिया की बात करी। अब दोस्तों इस टॉपिक को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपको देश देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी सेम सेक्स मैरिज को लेकर एक मान्यता दी गई है। दोस्तों ये इन देशों की लिस्ट है जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज लीगल है, लीगलिटी यहाँ पर मिल चुकी है, कानूनी तौर पर यहाँ पर वैलिड है। वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ताइवान, ब्रिटेन, अमेरिका। ताइवान पहला देश बना था जिसने इस प्रकार से एक लीगल वैलिडिटी दी। ठीक है, तो कह सकते हो अभी भी कम से कम दुनिया भर में 32 देश ऐसे हैं, ये तो मैंने कुछ कंट्रीज़ के नाम बताएं, फिर भी 32 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज़ करती हैं, इनको एक मान्यता देने का काम करती हैं। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर LGBTQIA वाली जो समुदाय के लोग हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ये समलैंगिक शादी है इसको यहाँ पे अगर आप मान्यता नहीं दोगे, यानी सेम सेक्स मैरिज को अगर आप लीगलाइज नहीं करोगे, तो इससे यहाँ पे बहुत सारे जो बेनिफिट्स सेम सेक्स मैरिज के लोगों को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल सकते। फॉर एग्जांपल गोद लेने का, सरोगेसी जैसे यहाँ पर जो अधिकार है वो इनको नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। दूसरी चीज़, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, हमारे पास में एक एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट। कौन सा एक्ट? स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसको हम लोग SMA बोलते हैं। तो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यहाँ पर 2 अलग अलग रिलीजन के, ठीक है, 2 अलग अलग यहाँ पे धर्म के जो लोग हैं वो अगर बिना रिलीजियस कन्वर्जन के शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपस में शादी कर सकते हैं।
नहीं तो फिर जैसे अगर आप देखोगे हिंदू मैरिज एक्ट है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आपने शादी करनी है तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पर हिंदू होना ज़रूरी है। ऐसे यहाँ पर इस्लाम के लॉज के हिसाब से यहाँ पे मुस्लिम होना ज़रूरी है। तो ऐसे आप देख पाओगे अलग अलग रिलीजन को लेकर लॉज हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट यहाँ पर कह सकते हो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है कि अगर दो पर्सन है अपना रिलीजन कन्वर्जन नहीं करना चाहते, शादी करना चाहते हैं, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर LGBTQIA कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना यह है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 4 है, चौथा सेक्शन, वो यहाँ पे बोलता है कि किन्हीं भी दो नागरिकों को विवाह करने की इजाज़त है। तो किन्हीं भी दो नागरिकों के अंदर आपने डिफाइन क्यों नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। तो किन्हीं भी दो नागरिक, कोई भी नागरिक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद इसी सेक्शन 4 का जो क्लॉज नंबर C को आप ओपन करोगे तो वहाँ पे लिखा है कि सिर्फ पुरुषों और महिलाओं की शादी को ही इजाज़त है इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर इन LGBTQ कम्युनिटी के लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि जो ये एक्ट है सही से डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसका सेक्शन 4 बोलता है किन्हीं भी दो नागरिकों को विवाह करने की इजाज़त है। फिर यहाँ पर सेक्शन C बोल देता है कि सिर्फ पुरुष और महिलाओं को यहाँ पर शादी करने की इजाज़त है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन करो। तो ये बात भी यहाँ पर कोर्ट के अंदर में रखी गई। उसके साथ साथ इन लोगों का कहना एक बात और है, इनका कहना यह है कि जॉइंट अकाउंट खोलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमको। साथ ही साथ में यहाँ पर ऐसे में जो ये समलैंगिक विवाह है, इसको एक कानूनी मान्यता दी जाए, इसको भी यहाँ पर लीगैलिटी दी जाए, जिससे कि यहाँ पर सारी चीज़ें न्यूट्रल हो सकें। ये बेसिकली यहाँ पर इनका तर्क था। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो ये मैटर है वो समझ में आ चुका है। एग्जैक्टली सारे डिस्कशंस क्या थे, कैसे यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, ये पूरा मैटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों इस आर्टिकल को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपैंड करके समझते हैं कि आखिरकार ये जो LGBTQ कम्युनिटी के पर्सनस हैं, ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज के समय पर फेस भी कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर में। तो इनका कहना है ना हमें ऐसे सपोर्ट मिल पा रहा है ना वैसे सपोर्ट मिल पा रहा है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो कम्युनिटी के पर्सनस हैं उनका कहना है कि देखो हम ना कई सारी अलग अलग प्रकार की समस्याएं इंडिया के अंदर में सोसाइटी के अंदर फेस कर रहे हैं। जैसे कई बार इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। दूसरी बात यहाँ पर आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे जो गाँव वाले रीजन हैं, ठीक है, गाँव में यहाँ पर इस कम्युनिटी के जो पर्सन है उनकी तो कोई वैसे भी सुनवाई नहीं है। ठीक है, उनकी आवाज़ कहीं से कहीं तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि शहर के अंदर में कई सारे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से यहाँ पर इन कम्युनिटी के जो पर्सन्स हैं इनकी आवाज़ उठती तो है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। उसके बाद होमलेसनेस यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताई इन्होंने बोला है कि ज़्यादातर यहाँ पे जो LGBTQIA कम्युनिटी के पर्सन्स है वो घर से बाहर हैं, उनको घर से हटा दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, सोशल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और जब ऐसा सब कुछ होता है, एक पर्सन अकेला रहना सीखने लगता है तो ड्रग की चपेट में आने लगता है ना, ड्रग्स का एडिक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं। इनका कहना यह है कि हमारे लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो कई सारी जगह पर इन प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर दोस्तों मेंशन किया गया है। मैंने आपको डिटेल से बताया ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो क्या है। तो चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक फ़ोटो है, लेकिन ये फ़ोटो बहुत दमदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर आपको ये फ़ोटो देखने को मिलेगा। ये सीन जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली यहाँ पर पुडुचेरी का सीन है। वहाँ पे सामने आपको इस समुद्र नज़र आएगा। इस समुद्र के दो कलर आपको दिख रहे होंगे, आगे रेड कलर नज़र आ रहा है, पीछे यहाँ पर ब्लू कलर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, इसी वजह से यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये रेड कलर बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है कि जो कोस्टल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बोला कि जो ये समुद्र के अंदर में लाल कलर हमको दिख रहा है ये एल्गाई ब्लूम की वजह से है, जो काई होती है उसके बढ़ जाने की वजह से, यानी इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं इस वाले पानी में, और इसके चक्कर में जो एल्गाई हैं वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं उन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके, और इसकी वजह से यहाँ पर इसको हम लोग रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है रेड टाइड क्या होता है। ठीक है, तो रेड टाइड में क्या होता है, जो एल्गाई है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रो करता है, जिसकी वजह से इस प्रकार का कुछ समुद्र का हिस्सा दिखने लगता है। और दोस्तों इसके नुकसान ही नुकसान है। जो नीचे इस एरिया के नीचे यहाँ पर जो जानवर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, समुद्री सी एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होंगे, उनकी जान चली जाएगी, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो कुछ और फोटोज़ भी आप देख पाओगे, इस प्रकार से यहाँ पर ये सिनेरियो हमको नज़र आता है रेड टाइड का। तो रेड टाइड के दौरान यहाँ पर ये देखो, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, यानी कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्गाई प्रेजेंट है, जिसके चक्कर में जो ये पानी है वो पूरी तरह से रेड कलर का हो चुका है। तो क्या होता है रेड टाइड, एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। बस खाली आप लोग मेरे साथ में स्क्रीन पर नीचे की साइड में ध्यान देना, हर एक चीज़ आपको मालूम चलती हुई नज़र आएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर इस रेड टाइड को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, हार्मफुल एल्गल ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। एल्गल ब्लूम मतलब बहुत तेज़ी से जो ये एल्गाई है वो यहाँ पर फैल चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, कंट्रोल से बाहर है और इतनी तेज़ी से फैल चुकी है, साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो जहरीलापन है वो भी उस पानी में फैला रही है। और ये जो जहरीलापन है ये केवल जो फिश हैं, मछलियाँ हैं, कि मैरीन एनिमल्स हैं, समुद्र में पाए जाने वाले और मैमल्स हैं, उनके लिए खतरनाक नहीं है, उनके साथ साथ ह्यूमंस के लिए भी खतरनाक है, इंसानों के लिए भी खतरनाक है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको रेड टाइड्स के नाम से जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट है वो ज़्यादातर इसको हार्मफुल एल्गल ब्लूम का नाम देते हैं। लेकिन रेड टाइड भी ध्यान रखना और हार्मफुल एल्गल ब्लूम भी ध्यान रखना, दोनों टर्म एक ही हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम आपको देखने को मिलेगा ये सबसे ज़्यादा तगड़ा अमेरिका में देखने को मिलता है हर गर्मियों में। हर गर्मियों में कहाँ पर, फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट में हमको इस प्रकार का सिनेरियो में नज़र आता है। और इस प्रकार का जो ये टाइप ऑफ ब्लूम होता है ये एक काई की वजह से होता है, एक एल्गाई की वजह से होता है। और वो जो एल्गाई स्पीशी है वो कौन सी स्पीशी है ध्यान रखना, उसका नाम है डाइनोफ्लैगेलेट। इसको हम लोग करेनिया ब्रेविस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है करेनिया ब्रेविस क्या है, तो ध्यान रखना ये ब्लूम की ही एक स्पीशी है जिसके चक्कर में यहाँ पर ये एल्गाई फैलता है। ठीक है, मतलब एल्गाई की एक प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों जो साफ़ पानी होता है, साफ़ पानी वाली झीलें होती हैं, है ना, उसमें भी यहाँ पर ये फैल जाता है। और उसमें यहाँ पर जो एल्गाई फैलती है वो ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है, उसको हम लोग सियानो बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। तो ब्लू ग्रीन एल्गाई का जब यहाँ पर ब्लूम होता है उसके माध्यम से भी यहाँ पर क्या होता है, पानी के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो तेज़ी से बढ़ जाते हैं। और ये होता कैसे, मतलब पानी के अंदर में न्यूट्रिएंट्स कैसे बढ़ गए, क्योंकि पानी के अंदर में एल्गाई प्रेजेंट है, उसको अच्छा पोषण मिलेगा तो वो अपने आप को फैलाता हुआ चले जाएगा। तो पोषण मिलता कहाँ से, तो वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। दोस्तों यहाँ पर खेती बाड़ी जब की जाती है, ठीक है, हम लोग, आपको पता होगा खेतों के अंदर में कई सारा फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह यूज़ करते हैं, बारिश होती है, ठीक है, जितना यूज़ होना होता है खाद वो यूज़ हो जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो बहकर निकल जाता है। और सब बहकर कहाँ पहुँच रहा है, सब झीलों में, समुद्रों में, नदियों में तो इकट्ठा हो रहा है। तो जब यहाँ पर वो न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहा है वो यहाँ पर इन एल्गाई को एक सपोर्ट देते हैं और इसी चक्कर में यहाँ पर एल्गाई तेज़ी से ग्रो करती हुई चली जाती है। तो ये एक रीज़न है, ऐसे कई सारे रीजंस और भी हो सकते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गाई ब्लूम है दोस्तों, इसका भी एक डायरेक्ट कनेक्शन एग्रीकल्चर के साथ में है। ठीक है, फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है जिसको ट्रीटमेंट नहीं करते, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उससे भी यहाँ पर एल्गल ब्लूम हो सकता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन होता है ना, जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, यही एक मेन रीज़न है जो कि सियानोबैक्टीरिया को भी आगे बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दोस्तों ये जो एल्गल ब्लूम होता है, इस प्रकार से रेड कलर का पानी हो जाता है, इसके पीछे के मेन कारण क्या है, रीज़न क्या है। नंबर 1 रीज़न यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या करते हैं, एल्गाई को, सियानोबैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, इसकी ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। यूट्रोफिकेशन मतलब जो सिंपल सा टर्म है वो है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ठीक है, तो ये भी एक मेन कारण है। दूसरा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। जो ये ब्लूम है ये ज़्यादातर गर्मियों के समय पर देखने को मिलता है, ज़्यादातर गर्मियों के समय पर इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सिनेरियो है वो हमको देखने को मिल जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि चलो हमने कारण डिस्कस कर लिए, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, होगा क्या इससे, यानी कि अगर कहीं पर मान लो एल्गल ब्लूम फैल भी गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो क्या नुकसान होगा उससे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये एक्सट्रीमली डेंजरस टॉक्सिन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जहर, और ये जहर जो है इंसानों को और जानवरों को बीमार कर सकता है, उनकी जान ले सकता है। और यहाँ पर जैसे मछलियाँ हैं मान लो इस पानी में प्रेजेंट हैं, उन मछलियों के अंदर यहाँ पर ये जो टॉक्सिन्स हैं ये जहर पहुँच जाएंगे। कई सारे लोग यहाँ पर सी फूड खाना पसंद करते होंगे, उन मछलियों को अगर वो कंज्यूम करते हैं तो वो जो टॉक्सिन्स है वो उनके अंदर पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। तो दोस्तों जो एल्गल ब्लूम है ना, ये साथ ही साथ हमारे एक्वा कल्चर को, यानी एक्वा कल्चर समझ रहे हो, जो हमने यहाँ पर समुद्र के अंदर में बहुत सारी जो मछलियाँ हैं उनको पाल रखा है ना, उनकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये खतरा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी ये अगर इस तरीके से कहीं पर भी आपको नज़र आए और ये समुद्र के ऊपर अगर ये एल्गल ब्लूम क्रिएट हो जाता है रेड कलर का, तो इससे जो सूर्य से आने वाली रोशनी है वो भी यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। अंदर यहाँ पे ना तो सनलाइट पहुँच पा रही है, ना ही ऑक्सीजन पहुँच पा रही है। सनलाइट ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो समुद्र के नीचे जो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होंगे, अगेन उनका जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि जहाँ पर भी एल्गल ब्लूम हो जाता है वो उस एरिया में डेड जोन बना देता है पानी के अंदर। डेड जोन, डेड जोन मतलब यहाँ पर एक कॉमन टर्म है। डेड जोन को हम लोग हाइपोक्सिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डेड जोन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जहाँ पर भी एल्गल ब्लूम होगा भाई ऑक्सीजन का लेवल कट हो जाएगा, नीचे ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो पॉइंट है इसको भी आपने ध्यान में रखना है।
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर हमने धीरे धीरे करके सारे एस्पेक्ट समझ लिए, ये क्या है, ये कैसे होता है और इससे दिक्कतें क्या होती हैं। अब ये बता दो सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये आर्टिकल 100% 360 डिग्री में कवर हो जाएगा। चलो सोल्यूशन समझ लेते हैं, इसका उपाय क्या है। इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं दोस्तों। पहले आपने समझना होगा फैक्ट्री से भी बहुत सारा ऐसा पोल्यूशन निकलता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो पोल्यूशन है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने करना होगा। यानी कि उस ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो ट्रीटमेंट में जो पोल्यूशन निकल रहा है ना, उस पोल्यूशन से न्यूट्रिएंट्स हमको अलग कर लेना है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पर केवल गंदगी पहुँच जाए या गंदगी फैक्ट्री से निकल जाए। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो टॉक्सिन्स हैं इनको ज़्यादा ग्रोथ मिल नहीं पाएगी। या फिर उसके साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट का यूज़ करना चाहिए। ये मेथड से क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जो भी एफ्लुएंट, जो भी यहाँ पर हम लोग गंदगी निकाल रहे हैं रिवर्स के अंदर में, लेक्स के अंदर में, उसमें से फॉस्फेट और नाइट्रेट दोनों को पहले ही निकाल दिया जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, तब जाके यहाँ पर ये गंदगी पहुँचेगी। जिससे यहाँ पर क्या होगा, ये फॉस्फेट या नाइट्रेट जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन एल्गाई की ग्रोथ के लिए यहाँ पर एक मेन कारण है, वो जब होगा ही नहीं तो ये एल्गाई ग्रो नहीं करेंगी, तो इससे यहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। समझ गए। और क्योंकि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन वगैरह है इसका यूज़ हम लोग फर्टिलाइज़र में भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें यहाँ पर फोकस करना होगा कि हम लोग जो फर्टिलाइज़र उसका सही तरीके से उपयोग करें, जितना रिक्वायरमेंट है उतना करें। क्योंकि अगर आप एक हद से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करते हो, बारिश होगी या कह सकते हो आप सिंचाई करते हो, तो बहुत सारा ना वेस्टेज ऊपर से बह जाता है और बहने के बाद में वो यहाँ पर इस प्रकार से समुद्र और नदियों में इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, तो ये बात आपने हमको ध्यान में रखनी होगी कि जितना फर्टिलाइज़र हमको रिक्वायर होगा हमारे फसलों के लिए उतना हमको देना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें प्रमोट करना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि भाई जो खेती बाड़ी हो रही है वो बिना किसी यहाँ पर फर्टिलाइज़र के करें, बिना किसी केमिकल कर करें, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जो अगर पानी बहकर यहाँ से निकलता भी है तो उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होगा, जिससे जो ये एल्गल ब्लूम है ये रुक जाएगा। समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या कोई तरीका हम लोगों ने अपनाया, कोई इनिशिएटिव उठाया? हाँ बिल्कुल, कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए हैं एल्गल ब्लूम को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया में, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो एक है एल्गल ब्लूम इंफॉर्मेशन सर्विस, दूसरा है इसरो की ओशन सेट सैटेलाइट। आपको पता होगा इसरो की यहाँ पर एक सैटेलाइट है ओशन सेट 2 सैटेलाइट, इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट का मेन मकसद यहाँ पर यह है कि जो हमारा दुनिया भर का ओशियन है, समुद्र है, उसके कलर के बारे में इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, जिससे हम पता लगा सकते हैं कहीं पर हमें रेड कलर नज़र आया तो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एल्गल ब्लूम जो है वो फैल चुका है, इसको कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। समझ गए। तो आप देख पा रहे हो आर्टिकल कितना छोटा सा है, आर्टिकल में कुछ था ही नहीं, लेकिन इस आर्टिकल का बैकग्राउंड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अक्सर दोस्तों एल्गल ब्लूम चर्चा में रहता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप तैयार हो उसको हैंडल करने के लिए। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने एल्गल ब्लूम वाला आर्टिकल डिस्कस किया, ठीक है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन उसका जो बैकग्राउंड डेटा था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन वीडियो से नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ रेडी हुआ हुआ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है उस ग्रुप के अंदर में। उस ग्रुप में दोस्तों आपको A4 साइज़ की शीट्स पर जो कंटेंट है उसको रेडी करके एक PDF प्रोवाइड करवाया जाता है डेली बेसिस पे। डेली PDF मिलता है ये, और ये PDF डेली में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है। तो दोनों भाषाओं के यहाँ पर जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बैकग्राउंड डेटा है वो आपको PDF में कंटेंट के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है। चाहो तो आप सीधा उस PDF का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, या चाहो तो अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो। यानी कि जो कंटेंट इधर उधर हो जाता है ना, क्योंकि UPSC एस्पिरेंट है, आजकल हम डिजिटल लाइफ जी रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट हम ऑनलाइन सेव कर लेते हैं। भाई करंट नोट्स के PDF वगैरह ऑनलाइन सेव कर लेते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, या फ़ोन रीसेट हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, फ़ोन खो जाता है, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो वो सब की टेंशन नहीं लेनी है, सभी चीज़ें एक ही जगह पर स्टोर करवा के प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यानी कि अगर आप चाहो तो किसी भी तारीख का PDF डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद में पढ़ लिया आराम से, उसको डिलीट कर दो फ़ोन से, टेंशन नहीं है। उस ग्रुप में सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है ना, जो फ़ी ली जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल और केवल 499 का एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप उसके फ़ायदे उठाते रहो। ठीक है, तो एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट है जो आप इधर उधर खर्च देते होंगे, तो इसी में आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है, आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, कुछ भी मैसेज कर देना। ठीक है, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देखना,
ठीक है, कि मुझे यहाँ पे इस ग्रुप के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद जाके फाइनल अपना डिसीजन लेने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जो है ये अमाउंट खर्च करना। ठीक है, आगे आते हैं ना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा जो टारगेट है डेली बेसिस पे वो 5000 लाइक्स का होता है। आप लोग यहाँ पे ये टारगेट पहुँचा नहीं रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वीडियो आते ही तुरंत ही यहाँ पे लाइक कर देते हैं, है ना, उसके बाद जाके वीडियो देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो इतना आप लोग सपोर्ट करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मेक श्योर करा करो ये जो टारगेट है यार डेली बेसिस पे हमने अचीव करना होता है। साथ ही साथ में अगर आप लोग चाहो तो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आगे आते हैं, चलो जी वापस से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी पिछले महीने भी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय हो चुका है, तो अगेन फिर से रिवीजन करेंगे। दादा फाल्के साहब अवार्ड के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आपको फ़ोटो में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दादा फाल्के साहब अवार्ड को प्रेजेंट कर रही हैं, दे रही हैं किनको, यहाँ पर एक एक्टर है वहीदा रहमान, ठीक है, इनको। तो आपने ध्यान में रखना है वहीदा रहमान जी ने अभी यहाँ पर 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत यहाँ पर ये जो दादा साहेब नेशनल फाल्के अवार्ड है इसको जीता है। तो दादा साहेब फाल्के नेशनल अवार्ड यहाँ पर इनको दिया गया। इस वजह से यहाँ पर ये आपने ध्यान में रखना है। इनका नाम देखो, जो वनडे एग्जामिनेशन होता है ना, वहाँ पे तो डायरेक्टली आपसे नाम पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर किन्होंने जीता। लेकिन जो यूपीएससी या थोड़े और बड़े एग्जामिनेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड डेटा पता होना चाहिए, दादा फाल्के साहब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन थे दादा साहेब फाल्के, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इनको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। अब एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि मतलब इस तरीके से लेके चलेंगे यार, कोई भी क्वेश्चन अगर इन आर्टिकल से बनता है तो ऐसा ना हो कि आपका कुछ छूट जाए। पूरा का पूरा 360 डिग्री के अंदर में एक कवरेज आपको प्रोवाइड करवाया जाता है हर एक आर्टिकल को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर 2023 का अवार्ड दादा फाल्के साहब, सॉरी 2023 के नहीं, 2022 के अवार्ड से जो 2023 में दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर वहीदा रहमान है, नाम आपने ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, शायद ये 2021 का अवार्ड है। ठीक है, 2018 में अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, 2019 में यहाँ पर रजनीकांत जी को यहाँ पर दिया गया था। दादा फाल्के साहब के बारे में क्या क्या जानना है आपने वो ध्यान रखना। ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है दोस्तों, ये नेशनल फिल्म अवार्ड का यहाँ पर हिस्सा है। नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, है ना, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीचर फिल्म, ऐसी कई सारी फिल्म्स के रिगार्डिंग से राजा मौली साहब को मिला है, अल्लू अर्जुन को मिला है, ठीक है, आलिया भट्ट को मिला है, ठीक है, गंगूबाई के लिए, है ना, अलग अलग मूवीज़ के लिए, तो वो सब यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पे दादा फाल्के साहब अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड का एक हिस्सा है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो अवार्ड है ना, ये नाम ये किन के नाम पे रखा गया है, धुंधीराज गोविंद फाल्के जी के नाम पे रखा गया है, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सन है। इनकी पहली फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र। मैं आपको बता दूं, इन्होंने, ये वो पर्सन है जिन्होंने भारत को पहली फिल्म दी थी। पहली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, ये 1913 में आई थी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि ये पहली फिल्म लेकर आए, और इसी वजह से यहाँ पर इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है ओवरव्यू की। इस अवार्ड में क्या क्या होता है दोस्तों, ये अवार्ड डायरेक्टली सरकार देती है। सरकार ने यहाँ पर इसको देना शुरू किया 1969 में। ठीक है, इसमें यहाँ पर कैश प्राइज 10 लाख रुपए का, एक सर्टिफिकेट, स्किल रोल, शॉल वगैरह यहाँ पर ये सब कुछ दी जाती हैं इस अवार्ड के तहत। ये जो अवार्ड है ये यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, जैसे आप देख पा रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रही हैं वहीदा रहमान को ये अवार्ड। और ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, जो कि जिनको दिया जा रहा है उनको, लेकिन एक जने और होता है यहाँ पर साथ में, वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये आप देख पाओगे अनुराग ठाकुर जी भी साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्लियर हो गया ना, आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पहले रिसिपिएंट थे, यानी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहली बार किसको दिया गया था, क्योंकि इस अवार्ड की शुरुआत 1969 में करी गई थी सरकार के थ्रू, जैसे मैंने बोला। तो सबसे पहला अवार्ड यहाँ पर दिया गया था देविका रानी रोयरिक को। ठीक है, 1969 में, ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा दादा साहेब फाल्के के बारे में पढ़ लेते हैं। दादा साहेब फाल्के जी का जो नाम है वो है ढूंढीराज गोविंद। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म होता है 1870 में, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर त्रिंबक में। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, स्कल्पचर की पढ़ाई की, अपना जो एक इंटरेस्ट है मोशन पिक्चर्स के अंदर में डेवलप करना शुरू किया जब इन्होंने 1906 के अंदर में एक फ़िल्म देखी थी उसके बाद से। अब दोस्तों यहाँ पर फिल्म में उतरने से पहले यहाँ पर इन्होंने फोटोग्राफी का काम किया। फोटोग्राफर के साथ साथ इनके पास में एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था। साथ ही साथ में यहाँ पर एक बहुत फेमस पेंटर राजा रवि वर्मा जी के साथ में भी यहाँ पर इन्होंने काम किया। फिर 1913 के अंदर में, 1913 में इन्होंने लिखना शुरू किया, प्रोड्यूस करना शुरू किया, डायरेक्ट करना शुरू किया, और भारत की पहली फीचर फिल्म को यहाँ पर तैयार किया, और नाम था उसका हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र फिल्म को यहाँ पर इन्होंने तैयार किया।
और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, जो ये फिल्म्स हैं इनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। और फिर उसके बाद में दादा साहेब फाल्के जी ने लगभग 95 और बहुत सारी फिल्म्स को बनाया। 26 शॉर्ट फिल्म्स थी अपने आने वाले 19 सालों के अंदर में। ये सारा काम किया, इसी वजह से यहाँ पर इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये तीसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर में डायरेक्टली यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था बेसिक डेटा। आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल से ज़्यादा इसके पीछे का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर, आज का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल। ठीक है, और आज का दोस्तों मेंस का जो क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होने वाला है। भले ही छोटा सा आर्टिकल हो, लेकिन बहुत पावरफुल आर्टिकल है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, इस वजह से आपने सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल कर आती है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक लॉन्ग टर्म का ब्लूप्रिंट यहाँ पे जारी किया है, जहाँ पे ये बात कर रहे हैं भारत की मैरीटाइम इकॉनमी के बारे में कि किस तरीके से जो ये समुद्र के ज़रिए एक इकॉनमी जनरेट होती है, इसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इसको देखते हुए अमृत काल विजन 2047 2047 तक का यहाँ पर ये जो विजन है इसको यहाँ पर अनवील किया गया, जहाँ पे मेन फोकस किया गया है कि हम लोग आने वाले समय पर अपने इस ब्लू इकॉनमी को, समुद्र से जनरेट होने वाली जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, इसको मजबूत करेंगे। और साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पर यह भी मेंशन किया कि पिछले 10 सालों में भारत की जो ये अर्थव्यवस्था है, स्पेशली ब्लू इकॉनमी की, वो थोड़ी मजबूत हुई है। पहले हमारे पास में बंदरगाह कम हुआ करते थे और आज के समय पर इंडिया के पास में ये बंदरगाह डबल हो चुके हैं। ज़्यादा बंदरगाह है, उन बंदरगाह से ज़्यादा व्यापार होता है, ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ज़्यादा सर्विसेज चार्ज होती हैं, बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, जो कि सारा का सारा पैसा जो है वो हमारे इकॉनमी के अंदर में कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर, जो अभी एक समिट हुआ था ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का मुंबई के अंदर में, उस समिट के अंदर में दोस्तों यहाँ पर पीएम मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोली है। लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली कुछ भी पूछा जाएगा भी नहीं। तो एग्ज़ाम अगर कुछ पूछा गया तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए ब्लू इकॉनमी क्या है, मैरीटाइम इकॉनमी क्या है, और किस तरीके से यहाँ पर ब्लू इकॉनमी हमारी मदद कर रही है, क्या यहाँ पर इसमें चैलेंजेस हैं, कैसे उसका सुधार कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लू इकॉनमी के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर समुद्र के रास्ते के ज़रिए यहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ जनरेट हो रही हैं, लोगों को खाना मिल पा रहा है, फूड सिक्योरिटी जनरेट हो पा रही है, एनर्जी जनरेट हो पा रही है, ट्रेड हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कर रही हैं, सीधा सीधा हमारी इकॉनमी के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। तो दोस्तों एक एक करके यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंडियन ब्लू इकॉनमी। किस तरीके से हम भारत की जो ब्लू इकॉनमी है इसके जो फ़ायदे हैं उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहली बात दोस्तों ध्यान से सुनना, दुनिया के अंदर में 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया इंडिया है। सबसे बड़ा एरिया वाइज यहाँ पे देश कौन सा है, वो है रशिया। ठीक है, कनाडा भी है उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद ऐसे लाइन से देखोगे तो 7वें नंबर पर भारत आता है, जिसका लैंड एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, लैंड एरिया बड़ा होने के साथ साथ सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि भारत के पास में एक बहुत बड़ा समुद्र का हिस्सा है, जिसको हम लोग इंडियन ओशन के नाम से जान रहे हैं। उस इंडियन ओशन के ऊपर देखोगे तो उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, इंडिया का ये वाला हिस्सा समुद्र से टच करता है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये नीचे हमारा इंडियन ओशन हो गया। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि भारत के पास में ये पावर तो है, और हमारे पास में बहुत सारी जो आइलैंड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इन सब का रोल हमारे ब्लू इकॉनमी के अंदर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सरकार ने यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास में एक बहुत बड़ा समुद्र का हिस्सा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर पाते हैं, बहुत सारा व्यापार कर पाते हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट चला पाए। भारत का जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत ने काफ़ी सारे बंदरगाह बना लिए हैं। गुजरात में बंदरगाह है, महाराष्ट्र में बंदरगाह है। इस प्रकार से जो बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप करे गए, और इन पोर्ट से भी सीधा सीधा हमारा इकॉनमी के अंदर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आता है। तो आज हमें ज़रूरत है ब्लू इकॉनमी की ताकत को समझना, और अभी जो ब्लू इकॉनमी में कुछ दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको समझकर उनसे लड़ना, उनका समाधान निकालना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होती है ब्लू इकॉनमी, वैसे तो आप समझ गए। ब्लू इकॉनमी के बारे में अगर कुछ लिखने को आया तो आप क्या लिखोगे, ये 2-3 लाइनें आप लिख सकते हो सीधा सीधा कि भाई इट रेफर्स टू द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मैरीन रिसोर्सेज। समुद्र के जो भी रिसोर्सेज हैं उसका बढ़िया तरीके से यूज़ करना, अपनी इकॉनमी ग्रोथ के लिए यूज़ करना, लोगों की लाइवलीहुड को इंप्रूव करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर उस समुद्र का यूज़ करना, व्यापार के लिए उस समुद्र का यूज़ करना, वो हमारी ब्लू इकॉनमी है। सिंपल सी बात है। अब भारत के अंदर में जो ब्लू इकॉनमी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर शिपिंग भी है, टूरिज्म भी है, उसके बाद यहाँ पर फिशिंग भी करते हैं, ऑयल जो है तेल वगैरह वो भी यहाँ पर निकाला जाता है, गैस एक्सप्लोर की जाती है। दोस्तों दुनिया भर में 80% जो व्यापार है, 80% जो दुनिया का व्यापार है वो केवल समुद्र के जरिए होता है, और 40% जो दुनिया की आबादी है, पॉपुलेशन है, वो कोस्टल एरियाज़ के पास रह रही है, समुद्र के किनारे वाले रीजन्स में रह रही है।
ठीक है, लगभग 3 बिलियन के आसपास जो लोग हैं, कह सकते हो उनको यहाँ पर मतलब उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो ओशन के ऊपर डिपेंडेंट है, अलग अलग सेक्शंस की वजह से। किसी को फूड सिक्योरिटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, कोई यहाँ पर किसी को लाइवलीहुड मिला हुआ है, मछली पकड़ता है, उसका जीवन चल रहा है। बिलियंस ऑफ लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है इस ओशन के ऊपर। यही तो है ब्लू इकॉनमी। अब ब्लू इकॉनमी का इंपॉर्टेंस क्या, इसका महत्व क्या है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। अगर ये समुद्र ना होता तो इतना बड़ा व्यापार हम कर सकते थे? नहीं कर पाते। या इंडिया के पास में इतना बड़ा यहाँ पर समुद्र का हिस्सा नहीं होता। दोस्तों हमारे पास में जो हमारी कोस्टल लाइन है वो कितनी बड़ी लाइन है? 7500 किलोमीटर की। यानी इंडिया का जो यहाँ पर ये वाला रीजन है वो 7500 किलोमीटर की लाइन है, जो कि हम लोग यहाँ पर इतने बड़े बाउंड्री से समुद्र के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। और उस कोस्ट लाइन में हमारे पास में 12 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे सीधा सीधा हमको हेल्प मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलता है, व्यापार में हेल्प मिलता है। और ये जो बंदरगाह हैं सीधा हमारे भारत की जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंस है ब्लू इकॉनमी का। दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि इससे शिपिंग इंडस्ट्री बड़ी है। इंडिया जो है लगातार यहाँ पर क्या कर रहा है, देखता चले जा रहा है कि हम लोग अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। हम यहाँ पर इंडिया के पास में एक ऐसी कैपेसिटी है कि भारत एक हब बन सकता है दूसरे लोगों की, यहाँ पर दूसरे देशों की अगर शिप्स हैं, जहाज़, उनका रिपेयर करने में, उनका मेंटेनेंस करने में इंडिया एक हब भी बन सकता है। इंडिया एक ऐसी जगह पर स्थित है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है इंडियन ओशन से, शिप आते जाते रहते हैं। इंडिया यहाँ पे एक सेक्शन ओपन कर सकता है जहाँ पे शिप का रिपेयरमेंट, मेंटेनेंस, ये सारे काम कर सकते हैं। इससे भी सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकेंगे, है ना। ऑफशोर एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी जो विंड एनर्जी है वो भी जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो विंड मिल्स होते हैं, है ना, विंड मिल्स आजकल समुद्रों में भी लगाए जा रहे हैं। समुद्र के थोड़े पास में जाकर लगाए जा रहे हैं, उनको तार से नीचे बांध दिया जाता है। वहाँ पर वो हवा थोड़ी बढ़िया होती है, तो वहाँ से जो हवा जब चलती है तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उस पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर जो ये समुद्र है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक्वाकल्चर, हम लोग यहाँ पर उन समुद्र में मछली पाल रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, व्यापार चल रहा है, लोगों को खाने को मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी भी हो रही है एक तरफ लोगों की इनकम जनरेशन भी हो रही है। ये यहाँ पर इसका महत्व है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा सभी देशों ने यहाँ पर गोल सेट कर रखे हैं। टोटल हमारे पास में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। और इसमें यहाँ पर जो गोल नंबर 14 है, SDG 14, ये लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो, अगेन हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हम अगर इस तरीके से ब्लू इकॉनमी के ऊपर फोकस करेंगे तो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर रहे होंगे। तो ये तो काफ़ी सारी अच्छी बातें हो गई, ब्लू इकॉनमी का इंपॉर्टेंस पता चल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि इसी सेक्टर के अंदर में कुछ सारे चैलेंजेस, कुछ समस्याएं भी हमको देखने को मिलती हैं। पहली समस्या है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के पास में भले ही पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, लेकिन अभी भी बंदरगाह जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हैं। हमारे पास में एयरपोर्ट्स की कमी है, बंदरगाह की कमी है। जो कोस्टल एरियाज़ है, समुद्र के किनारे वाले जो रीजन है, यहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था लेकिन वो नहीं है। इस चक्कर में हम जितने उसका पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते थे उस ब्लू इकॉनमी को लेकर, लेकिन हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरा चैलेंज है ओवर फिशिंग। कई सारी जगह पर भारत के कोस्टल रीजन में, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु से जो नीचे वाला रीजन आपको दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पे मछुआरे इतनी ज़्यादा मछली पकड़ रहे हैं कि वहाँ पे मछलियाँ ख़त्म हो रही हैं। जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है तो उसको ओवर फिशिंग बोलते हैं। और वहाँ पे मछलियाँ ख़त्म हो गई उस रीजन में, इस चक्कर में वो बॉर्डर क्रॉस करके श्रीलंका वाले रीजन में पहुँच जाते हैं और श्रीलंका की नेवी उनको पकड़ लेती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओवर फिशिंग करने से हमारी फिशिंग इंडस्ट्री के ऊपर आज नहीं तो कल एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है मैरीन पॉल्यूशन। भाई समुद्र के अंदर में प्रदूषण छोड़ना। भाई कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, तेल वगैरह फैल जाता है जहाज़ के माध्यम से। प्लास्टिक वेस्ट हमको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री से ढेर सारा कूड़ा यहाँ पर समुद्र के अंदर में छोड़ा जा रहा है। तो इस सब का असर कहाँ पे पड़ेगा? सीधा ब्लू इकॉनमी के ऊपर तो पड़ेगा। भाई वो जो समुद्र के अंदर में पोटेंशियल है उस पोटेंशियल कम हो जाएगा उससे, इन सब पोल्यूशन की वजह से। फिर एक यहाँ पर जो चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर कह सकते हो समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कोस्टल एरियाज़ है वो डूबते चले जा रहे हैं। अब कोस्टल एरियाज़ डूब जाएंगे तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी सब बर्बाद हो रहा है। इसका भी सीधा यहाँ पर असर पड़ेगा ब्लू इकॉनमी के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पे इस आर्टिकल में मेंशन किया गया कि इसके कुछ सोल्यूशन भी हो सकते हैं। पहला सोल्यूशन कि भैया हमें रिसोर्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। भाई मछली पकड़ रहे हो तो एक लिमिट सेट कर दो कि भाई यहाँ पर डेली बेसिस पे ये एक लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं पकड़ सकते, ज़्यादा पकड़ोगे तो ये ओवर फिशिंग है। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए नए और बंदरगाह बनाए जा सकते हैं, एयरपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, कोस्टल एरियाज़ में नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड किया जा सकता है। रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा जिससे हम ब्लू इकॉनमी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ठीक है,
क्योंकि देखो जब तक पैसा खर्च करोगे नहीं, जब तक इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तब तक यहाँ पर उसका कोई भी सोल्यूशन होगा नहीं। तो इंडिया को साथ ही साथ में फोकस करना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे, कम्युनिकेशन सर्विसेज में दूसरे कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेशन करना भी ज़रूरी है। दूसरे देशों के साथ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अगर हम कोलैबोरेशन करने के बाद में ब्लू इकॉनमी के डेवलपमेंट को, इसके ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रिटर्न हमको भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे यहाँ पर इसके वे फॉरवर्ड्स हो गए। तो क्या है ब्लू इकॉनमी, क्या यहाँ पर इसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इसमें चुनौतियाँ हैं, क्या यहाँ पर इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं, सब कुछ डिस्कस किया अगेन 360 डिग्री के अंदर में एक आर्टिकल, यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की तैयारी साथ में होती है, सबको पता है। वो तैयारी इस तरीके से यहाँ पर होती है। नाउ अब आते हैं दोस्तों आज के मेंस के क्वेश्चन की तरफ। जैसा आपसे बोला था इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड मेंस का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना क्योंकि आपने बहुत अच्छा सा आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज ब्लू इकॉनमी एंड सजेस्ट इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। यानी कि आपने समझाना है कि जो भारत की ब्लू इकॉनमी है, ठीक है, जो भारत की नीली अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या यहाँ पर चुनौतियाँ और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या हमारे लिए अवसर हैं, ये आपने समझाना है। प्लस साथ ही साथ में आपने ये भी समझाना है क्या क्या हम नए कदम उठा सकते हैं जिससे यहाँ पर इस सेक्टर का प्रॉपर तरीके से विकास किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके, ये भी आपने यहाँ पर समझाना है। 250 शब्दों में यहाँ पर आंसर लिखना है। हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस अच्छे आंसर को बहुत अच्छे से समझकर एक अच्छा सा उत्तर यहाँ पर लिख सकें। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, भारत की नीली अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों और अवसरों की जांच करें और इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नवीन रणनीतियों का सुझाव दें। क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं? ठीक है, तो 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे ही आप फुल फॉर्म लिखोगे दोस्तों आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर मेरे साथ में आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आंसर सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बन सकते हो। इस आर्टिकल को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आते हैं हम डायरेक्टली अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। हमारे पास में आज के न्यूज़पेपर से 2 रेलिवेंट एडिटोरियल्स निकल कर आते हैं जो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला एडिटोरियल एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। यहाँ पे जो राइटर हैं उनका मेन फोकस है कि भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं या पूल्ड प्रोक्योरमेंट। तो पूल्ड प्रोक्योरमेंट या सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो यहाँ पर समझेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे आर्टिकल में राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट के लेकर। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भैया जैसे हमारे यहाँ पर यानी कि जो हमारा जो संविधान है, संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं लेकिन यहाँ पर उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। कई बार लॉज का वायलेशन हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे राइटर के थ्रू। मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों लिखा गया इनके थ्रू एडिटोरियल, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए चलना दोस्तों, एक एक एस्पेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। पहले तो जो हमारे राइटर हैं वो ये मेंशन करते हैं कि आप इमेजिन करिए कि आपने डिसाइड कर लिया है, मतलब कि आप यहाँ पर इमेजिन कर चुके, आपने डिसाइड कर रखा है कि आप मैकडोनल्ड के खिलाफ जा रहे हो भारत के अंदर में, ठीक है। और मैकडोनल्ड के खिलाफ जाके यहाँ पे आपने क्या किया, जो इंडिया में वड़ा पाव है इसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आपने देना शुरू किया, ठीक है। और आपने सोचा कि यहाँ पर मतलब कोई कंपनी है उसने यहाँ पे वड़ा पाव बेचने की शुरू की। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि पहले पूरे के पूरे पैरा के अंदर में इन्होंने यहाँ पर राइटर ने एक एग्जांपल दिया जिससे कि आप बेटर तरीके से चीज़ों को समझ सको, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर वड़ा पाव बेचने की यहाँ पर कोशिश की और सोचा यार कि चलो अब मैं यहाँ पर वड़ा पाव बेचूंगा और यहाँ पे मैकडोनल्ड के खिलाफ जाके यहाँ पर वड़ा पाव जो है इसको इंडिया भर में मैं पूरी तरह से प्रमोट कर दूंगा। तो आपने एक प्लान बनाया, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे जोड़ा, साथ ही साथ में आपने हज़ारों फ्रेंचाइजी ओपन कर दी पूरे देश भर में, जगह जगह पर अपनी शॉप्स ओपन कर दी पूरे देश भर में, हज़ारों फ्रेंचाइजीज ओपन हो गई। और वो सब क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर जो वड़ा पाव है इसको क्लीन, हाइजेनिक और टेस्टी वड़ा पाव बेच रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले समय पर क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है एक बहुत बड़ी ग्रोथ आप देख सकते हो क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये एक अच्छा आइडिया है, ऐसा आइडिया हम अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे जो ये फ्रेंचाइजी हमने ओपन की है इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस सीधा सीधा हमारे दिमाग में आएंगे, कुछ सवाल हमारे दिमाग में आएंगे। पहला सवाल यहाँ पर दिमाग में आएगा कि भैया कौन सी फ्रेंचाइजी यानी कौन सी वाली जो शॉप है वो आलू खरीदेगी, वड़ा पाव वैसे थोड़ा बन जाएगा, आलू भरना है, आलू यहाँ पर खरीदेगी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये काम करेगा कौन,
इसको किस तरीके से किया जाएगा। फिर आपके दिमाग में और क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्वेश्चंस आएंगे कि भाई यहाँ पर कौन सी फ्रेंचाइजी खरीदेगी। सपोज यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी है जो कि यहाँ पर आलू खरीदने का काम कर रही है, सब अपने अपने लिए खुद खरीद रहे हैं। सब यहाँ पे जो आलू बेचने वाले लोग हैं यानी दुकानदार हैं जिससे आलू खरीदना है, सब अपने अपने हिसाब से खुद निगोसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस लगा रहे हैं। तो भाई क्या बताओ, सिमिलैरिटी बैठेगी नहीं बैठेगी। भाई किसी को ज़्यादा महंगा मिलेगा आलू, किसी को कम महंगा मिलेगा, किसी को ख़राब मिलेगा, किसी को सही मिलेगा, हर किसी के साथ में ऐसा ऐसा होगा, है ना। तो क्या लगता है कि भाई कौन सी फ्रेंचाइजी बेटर नेगोशिएट कर सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन पता है इसका एक सोल्यूशन भी है। क्या सोल्यूशन है? सेंट्रलाइज टीम। इनकी पूरी एक टीम भी बनाई जा सकती है। भाई सभी फ्रेंचाइजी, जो हज़ारों फ्रेंचाइजीज ओपन करी थी हमने देश भर में, उनकी एक पर्टिकुलर टीम बना दो और सभी टीम यहाँ पर क्या कर सकती हैं, एक साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी डील कर सकती हैं पोटैटो सेलर के साथ में, एक साथ यहाँ पे उनको परचेस कर सकती हैं। समझ गए? तो अगर एक साथ अगर किया जाएगा तो क्वालिटी में सामान मिलेगा, थोड़ा कम दाम में मिलेगा, प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हो, ठीक है, सबको सिमिलर प्राइस का पड़ेगा। तो ये सारे फ़ायदे यहाँ पर होने लगेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। हर एक फ्रेंचाइजी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उनकी इनकम को लेकर, हर चीज़ को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो यही बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें हॉस्पिटल्स में भी अपनाना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल दिया था राइटर ने। अब राइटर बोलते हैं कि दोस्तों कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, क्यों ना हॉस्पिटल में भी यहाँ पर ये जो दवाइयाँ खरीदते हैं हम इसी तरीके से खरीदा जाए। क्योंकि अभी के समय पर अलग अलग हॉस्पिटल, यानी हर एक हॉस्पिटल अपने हिसाब से खुद की दवाइयाँ परचेस कर रहा है। कोई महंगी परचेस कर रहा है, कोई सस्ती परचेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर सब साथ में आ जाएं, सब साथ में मिलकर यहाँ पर डील कर लें एक बड़ी कंपनी के साथ में, तो उनको कम दाम में मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूल्ड प्रोक्योरमेंट या सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। ऐसा प्रोक्योरमेंट बहुत पावरफुल प्रोक्योरमेंट होता है और स्पेशली हमारे हेल्थ सेक्टर में काफ़ी मदद कर सकता है। दवाइयाँ बहुत सस्ती मार्केट में आ सकती हैं, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बढ़िया तरीके से हो सकता है। तो वो तो मैकडोनल्ड वाला वड़ा पाव वाला एग्जाम्पल था बस। लेकिन यहाँ पे राइटर ने ये मेंशन किया कि मान लो भारत के अंदर में बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो हॉस्पिटल्स हैं। तो दोस्तों राइटर बोलते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने ये काम किया और उन सब ने यहाँ पर ये जो पूल में एक साथ मिलकर साथ में चीज़ों को परचेज करने की शुरुआत की। कई सारे देशों में अलग अलग हॉस्पिटल्स ने यहाँ पर ये मिलकर ये काम किया। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सबसे पहली बात, अच्छा दाम, यानी आपको सस्ते दाम में सामान मिल जाता है, स्टॉक आउट होने की परेशानी नहीं होती है, क्वालिटी की कोई चिंता नहीं होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हो। किसी पर्टिकुलर यहाँ पर अकेला कोई खरीदे तो उसके साथ में हो सकता है थोड़े बहुत धोखे हो जाते, बट यहाँ पर सब साथ में मिलकर यहाँ पे खरीद रहे हैं, एक बड़ी डील कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन केंद्र सरकार को इस पूल्ड प्रोक्योरमेंट के जो फ़ायदे हैं इसको कहीं से कहीं तक इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। हमें हॉस्पिटल्स की एक चेन बनानी होगी और दूसरी तरफ यहाँ पे इस प्रोक्योरमेंट के जो फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुँचाने होंगे, समझाने होंगे हॉस्पिटल्स को। और धीरे धीरे साल ब साल हमें धीरे धीरे हॉस्पिटल्स को ऐड करने होंगे ताकि वो सारे के सारे, मान लो यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, है ना, वो सारे के साथ में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर साथ में इकट्ठे होने के बाद में जो दवाइयों वाली कंपनीज़ हैं उनके साथ में डील करेंगे, एक बड़ा डिस्काउंट मांग सकते हैं कि भाई इतनी दवाइयाँ आपसे परचेज़ की जा रही है, सारे हॉस्पिटल मिलकर खरीद रहे हैं, आप एक डिस्काउंट दो हमें। जिससे क्या होगा, मेडिसिन थोड़ी सस्ती पहुँच पाएंगी हॉस्पिटल्स के अंदर में। समझ गए? राइटर बोलते हैं ऐसा हो जाना चाहिए था, बट हम आश्चर्यचकित हैं कि भाई ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे कर सकते थे टीम अप, लेकिन वो यहाँ पर कर नहीं रहे हैं। करना चाहिए, इससे बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, आपका कॉस्ट बचेगा, पेशेंट को जो इलाज है वो सस्ता पड़ेगा क्योंकि दवाइयाँ सस्ती पड़ेंगी। मेनली तो दवाइयाँ ही ना भाई, जो बिल बनता है सबसे ज़्यादा दवाइयों का बिल बनता है हॉस्पिटल्स के अंदर में। 1000 रुपये का पहुँचा देते हैं, कितना ही पैसा यहाँ पर खर्च कर लिया जाता है, लोगों की पॉकेट खाली हो जाती है। ठीक है, तो राइटर ने यहाँ पे कहा कि मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। राइटर ने एग्जाम्पल दिया, बढ़िया एग्जाम्पल दिया, आप सीधा वो भी एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पर आ चुके हैं हम इस वाले पैरा पर, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हाल ही में यहाँ पर एक पेपर पब्लिश होता है, नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव। इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को देखा। दोस्तों हम लोगों ने ये समझा कि जो ये कैंसर की दवाइयाँ हैं, कैंसर की 40 दवाइयाँ हैं बेसिकली, वो 40 दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी। लेकिन वो क्या हुआ कि कुछ ग्रुप ने साथ में इकट्ठे हुए, कुछ ग्रुप साथ में आपस में आए, डिस्कशंस किए। डिस्कशंस होने के बाद में कुछ हॉस्पिटल्स के साथ में एसोसिएशन किया, काफ़ी सारे हॉस्पिटल साथ में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में अपना ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद में उन्होंने इस कैंसर की 40 दवाइयों को ख़रीदा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और पता है 40 दवाइयों को ख़रीदा तो कितने रुपए में पड़ा?
13.2 बिलियन रुपीज़, 13.2 बिलियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, इतने रुपए की दवाइयाँ पड़ी। ठीक है, ये इतने रुपए की दवाइयाँ पड़ी, जब आपस में साथ में मिलकर यहाँ पे वो खरीद रहे थे तब इतने रुपए की वो दवाइयाँ पड़ी हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पूल्ड प्रोक्योरमेंट नहीं होता, यानी कि ये सारे के सारे साथ में इकट्ठे नहीं होते, साथ में यहाँ पर ये उन्होंने यहाँ पर एक नेगोशिएशन नहीं किया हुआ था, तो क्या होता? अगर अलग अलग खरीद रहे होते तो पता है दवाइयाँ कितने की पड़ती हैं इन सभी हॉस्पिटल्स को? ये पड़ती हैं 15.6 बिलियन रुपीज़ की। 15.6 बिलियन रुपीज़, तो आप इमेजिन करो, ये बिलियन में बात कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों का गैप आ गया, तो कितनी बड़ी यहाँ पर सेविंग हो सकती है, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया। मतलब बहुत महंगी मेडिसिन में इतना बड़ा पैसा बचा पाना, क्योंकि अभी तो छोटा लग रहा है भाई कितना ही बच जाएगा, लेकिन जब आप बहुत बड़े लेवल पर खरीदोगे तो आपको पता चलेगा कितना बचा। हज़ारों करोड़ रुपए का डिफरेंस हो गया भाई, 1 बिलियन यहाँ पर, फिर भी करोड़ तो आपके बच रहे हैं ना, 100 करोड़ों से ऊपर बच रहे हैं, तो इतना अमाउंट बच जा रहा है। एक निगोसिएशन के माध्यम से ये काम हम कर सकते हैं। फिर राइटर बोलता है देखो ये बात नहीं है कि केंद्र सरकार को नहीं पता है, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा फायदा हो रहा है तो केंद्र सरकार को तो उसके बारे में पता होगा। बिल्कुल पता है, केंद्र सरकार को उसके बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में हमने कुछ ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जानती है कि पूल्ड प्रोक्योरमेंट के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और इस चक्कर में केंद्र सरकार ने कहीं कहीं पर इन चीज़ों को लागू किया है। तो केंद्र सरकार अपने हिसाब से चीज़ें चला रही है। कैसे चला रही है मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका होता है यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड करने का, मैं आपको वो मैटर समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। कि जब सरकार यहाँ पे, मान लो आज के समय पर ना, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जिसका काम है एड्स को रोकना, तो उससे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो प्रोटेक्शन है पुरुषों के लिए वो यहाँ पर परचेज कर रही है सरकार। ठीक है, जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स है उनको यहाँ पर टेंडर प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, ठीक है, उन आप कह सकते हो उन लोगों से चीज़ों को, उन प्राइवेट मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे बड़े बड़े ऑफर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर्स है जो इन सब चीज़ों को बना रहे हैं, सरकार उनसे परचेज कर रही है, तो सरकार उनको ऑफर दे रही है। ऑफर दे रही है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वो मैन्युफैक्चरर है वो थोड़ा कम अमाउंट में यहाँ पर वो सामान दे सकें। अब भैया अभी मान लो एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है HLL लाइफ केयर लिमिटेड। तो HLL लाइफ केयर लिमिटेड दोस्तों जो है ना, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ साथ इसकी जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग करने की, कॉन्ट्रासेप्टिव्स दवाइयाँ वगैरह, ये बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चर करते हैं और कम प्राइस में बेचते हैं। अब कम प्राइस में बेचना तो सरकार इनसे परचेज करती है। जब दूसरी कंपनियां देखती हैं, दूसरे प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स देखते हैं इससे, तो यहाँ पर वो भी ज़्यादा कैपेसिटी अपनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने प्राइस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इससे यहाँ पर जो कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट हो जाता है। हर एक कोशिश कर रहा है कि भाई कम से कम दाम में एक बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की जो यहाँ पर ये मेडिसिन है वो मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। तो अभी जैसे यहाँ पर HLL लाइफ केयर लिमिटेड है, इसने सब कुछ यहाँ पर बहुत सारे फायदे प्रोवाइड करवा रही है, बहुत कम दाम में बढ़िया काम कर रही है, तो ऑब्वियस बात है सरकार इससे परचेज करेगी। अब दूसरी कंपनियां देख रही हैं तो वो भी यहाँ पर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, प्राइस कम करने की कोशिश करेंगी, बढ़िया लेवल पर यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगी। तो इससे क्या होगा, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन यहाँ पर डेवलप होगा। सरकार के पास में चॉइसेस ही बढ़ जाएंगी, लोगों के पास में चॉइसेस बढ़ जाएंगी, लेकिन जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस मॉडल को भी फॉलो कर सकती है। इस मॉडल से भी ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ परचेज की जा सकती हैं, क्योंकि इससे भी जो प्राइस है वो डाउन हो जाएगा और जो क्वालिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी। समझ गए? राइटर बोलते हैं ये कोई नया आइडिया नहीं है यार, ये बहुत पुराना आइडिया है। बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस के अंदर ये ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े ग्रुप साथ में इकट्ठा होकर इस प्रकार से काम कर रहे हैं। थोक में लेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो बस खाली एक आइडिया है जो कि भारत को भी लागू करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। इससे हमारा हेल्थ केयर सस्ता होगा। जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं, कैंसर जैसी दवाइयाँ हैं, वो यहाँ पर सस्ती हो सकेंगी, वो यहाँ पे लोगों को सपोर्टिव वे में मिल सकेंगी। इससे और ज़्यादा क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये बात यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको बढ़िया तरीके से जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल शब्द में, बिल्कुल रफ वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश किया। आप बैठोगे पढ़ने तो आपको मज़ा आ जाएगा, कहोगे यार सब कुछ बढ़िया तरीके से मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं पढ़ने, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर इतना टाइम दे रहे हो, इतना कुछ समझ रहे हो, पूरा एनालिसिस कर रहे हो मेरे साथ में, तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको दोबारा जाकर वहाँ पे अखबार वगैरह पढ़ने की। टाइम मिलता है तो आप ज़रूर से कर सकते हो। जिसके पास में टाइम है ऑब्वियस सी बात है वो पढ़े, हेल्प ही मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। जिनके पास में टाइम नहीं है वही लोग तो यहाँ पर आ रहे हैं। समझ गए? तो चलिए आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया है श्रुति सागर यमुनन के थ्रू। तो यहाँ पर ये मेंशन करते हैं, तो पहली बात मैं आपको बता दूँ, एक डॉक्टरल कैंडिडेट है, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ बातें की हैं। क्यों लिखा है एडिटोरियल, रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि दोस्तों आपको पता होगा एक न्यूज़ एजेंसी हाल ही में चर्चा में आई है। वो कौन सी है? न्यूज़ क्लिक। कौन सी एजेंसी? न्यूज़ क्लिक चर्चा में आई।
ये पाया गया कि भैया न्यूज़ क्लिक के जो एडिटर हैं, फाउंडर हैं प्रबीर, इनको अभी यहाँ पर इनके ऊपर यूएपीए लागू कर दिया गया है। ठीक है, कह सकते हो कि बोला ये जा रहा है, एक शक यह है कि इस न्यूज़ क्लिक ने ना चाइना से बहुत सारी फंडिंग रिसीव की है, चाइना के पैसों पर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और प्रेज भी कर रहे हैं चाइना को। ये चीज़ें यहाँ पर, ये एलिगेशंस इस न्यूज़ क्लिक के ऊपर लगे, जिसकी वजह से यूएपीए जो एक्ट है वो यहाँ पर लगा दिया गया है प्रबीर के ऊपर में। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, छापेमारी की गई है। जो स्टाफ थे, जूनियर स्टाफ थे इस एजेंसी के अंदर में जो भी काम कर रहे थे, सबके घर में छापेमारी की गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी बड़ी रेड मारी हैं, सीबीआई के हाथ में यहाँ पर केस है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जो राइटर है इनका कहना यहाँ पर यह है कि शुरुआत ऐसे हुई थी कि भाई एक एफआईआर रजिस्टर कर लिया गया। उस एफआईआर में यहाँ पर ये जो न्यूज़ क्लिक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भैया ये प्रो चाइना एलिमेंट्स दिखा रहे हैं, चाइना से पैसा भी रिसीव कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी इन्होंने किया था, ये भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये सारे इल्ज़ाम यहाँ पर उस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगे। लेकिन दोस्तों न्यूज़ क्लिक ने अपनी साइड से सब मना कर दिया है, बोला ये सब इल्ज़ाम झूठे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो न्यूज़ क्लिक ने अपनी सफाई बोली है। देखो हर कोई बोलता है, बट अभी रिसर्चेस चल रही हैं, जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा वो हमारे सामने आएगा। लेकिन राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो पुलिस का एक्शन हमने देखा है मीडिया के खिलाफ, स्पेशली यहाँ पे हमें न्यूज़ क्लिक के खिलाफ देखा है, ऐसे कई सारे मीडिया के खिलाफ और भी एक्शन लिया गया है। सीधा टेररिज्म लॉ लागू कर देना, सीधा यहाँ पर इनको आतंकवादी ठहरा देना, क्योंकि यूएपीए एक्ट भी यहाँ पर कह सकते हो एक इंसान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। तो सीधा यहाँ पर आप टेररिज्म लॉ लागू कर देते हो एक जर्नलिस्ट के ऊपर में, तो ये एक सीरियस क्वेश्चन है। भैया हमारे पास में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, अपने आप को खुलकर बोलने का हक है, और मीडिया तो यहाँ पर फोर्थ पिलर है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, उसके बाद तीन पिलर के बाद में चौथा पिलर मीडिया है। तो मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरीके से अटैक होगा तो यहाँ पर जो ये मतलब इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो इल्ज़ाम लगेंगे, या फिर इस तरीके से रखा जाएगा, टेररिज्म लॉज लागू कर दिए जाएंगे उनके ऊपर में, तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर पड़ रहा है। ये यहाँ पे राइटर ने बोला, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी के अंदर में सभी लोग इक्वल हैं, डेमोक्रेसी के अंदर में सभी रिलीजन्स इक्वल हैं, सब साथ में रह सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ और ही ट्रेंड चल रहा है आजकल के समय पर, जबकि यहाँ पर राइटर ने कुछ और मैटर्स भी उठाए हैं। मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से मैटर्स इन्होंने यहाँ पर उठाए। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि भैया क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को उस मैटर को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही तो बोलता है भैया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स हम चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के वो बीच में आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीज़ें उसको रोकना चाहिए, ऐसा राइटर ने बोला है। अब राइटर बोलता है भैया कोर्ट का यानी कि न्यायालय का, हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी अपने आप में एक रोल है, वो रोल यहाँ पर निभाना होगा। ठीक है, क्या निभाना होगा, लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे के सारे हमारे पास में मौलिक अधिकार हैं। तो उन मौलिक अधिकार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? अगर न्यूज़ क्लिक का यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके इस केस को हैंडल करना चाहिए था, देखना चाहिए था। ये बात यहाँ पर राइटर बोलते हैं। फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो ये कोर्ट है ना, कोर्ट भी आज के समय पर अनइलेक्टेड है, इस प्रोसेस से पूरा का पूरा बाहर है। ठीक है, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो कई सारे यहाँ पर जो विदेशी स्कॉलर हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर राइटर ने कोट कर दिए हैं। अब राइटर ने यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया, मतलब कि कुछ जो बाहर के स्कॉलर्स हैं उनके नाम दिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिचर्ड डॉर्किन। जो रिचर्ड डॉर्किन उनका एग्जाम्पल दिया। रिचर्ड डॉर्किन एक और इम्पॉर्टेंट लीगल और पॉलिटिकल स्कॉलर हैं 20th सेंचुरी के। इनका कहना यह है कि जो डेमोक्रेसी है इज़ नॉट जस्ट इन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग। जो यहाँ पर ये डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो ये मेजोरिटी लोग हैं केवल उनको ही फेवर किया जाए। डिसीजन सभी के पक्ष में इक्वल होना चाहिए, सभी लोगों का यहाँ पर कह सकते हो चिंता हमें करना चाहिए। तो वही यहाँ पर डेमोक्रेसी है। लेकिन आजकल के समय पर यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा कुछ रह नहीं गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो राइट्स हैं उनका राइट्स का वोलेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो राइट्स का वोलेशन हो रहा है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि जब आप ये समझो डेमोक्रेटिक कंट्री में सीधा जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के खिलाफ में टेररिज्म लॉ को यहाँ पे लागू कर दिया जा रहा है, क्या ये सही है? दूसरा यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनके खिलाफ यहाँ पर जो हेट स्पीच है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
है ना, उनके खिलाफ में जो हेट स्पीच है वो फैला दी जाती है, और हेट स्पीच फैलाने के बाद में कह सकते हो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये यहाँ पर इनका कहना है। तो सेकुलरिज्म कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सभी जो रिलीजन के लोग हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं, तो माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ हेट स्पीच फैलाने का कोई मतलब उठता नहीं है। फिर उसके बाद में राइटर ने एक और मैटर उठाया, वो है इलेक्टोरल फंडिंग का। भाई इलेक्शंस में आपको पता है ना फंडिंग कैसे की जाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, कल आपको पढ़ाया था। लेकिन जो फंडिंग होती है वो ओपेक है, किसी को पता नहीं चलती भाई। ठीक है, जो भी फंडिंग आती है, कोई भी आप फंडिंग दे सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती, किसने कितना रुपया दिया है कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ पर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भाई ये सारी चीज़ें केवल और केवल पेपर में लिखी हुई हैं कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें कितनी फंडिंग दी है किस पॉलिटिकल पार्टी को, ये भी यहाँ पर सामने लोगों के पास में आनी चाहिए थी। सरकार जो है ना ये कैसे बनी है, लोगों ने यहाँ पर अपने हिसाब से वोट देकर अपने पसंदीदा सरकार को बैठाया है, तो सरकार को भी तो यहाँ पर बताना चाहिए था भाई किस पॉलिटिकल पार्टी के पास में कितना डोनेशन आया है, लेकिन आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर में ये प्रोसेस हटा दिया, आप कोई इन्फॉर्मेशन बाहर देते नहीं हो। तो ये जितने भी चैलेंजेस हैं इनमें कोर्ट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ये यहाँ पर राइटर ने एग्जैक्टली मेंशन किया है, क्योंकि राइटर का मेन कहना है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट है यही मेन है जो कि यहाँ पर इन चीज़ों की प्रोटेक्शन कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स की, हमारे लॉज की प्रोटेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हुआ समाप्त। नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पीएम मोदी ने यहाँ पे अभी गगनयान मिशन की तैयारी कर ली है, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने गगनयान मिशन पूरा रेडी कर लिया है, और गगनयान मिशन जल्दी क्या होगा लॉन्च होने वाला है। अब जल्दी क्या मतलब 21 अक्टूबर को लॉन्च होगा, तब भी डिस्कशन करना होगा, तो अभी कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, गगनयान मिशन ने कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर पीएम मोदी ने साथ ही साथ में बोला है कि हमें भैया कम से कम भारत को 2035 तक अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना होगा, जिसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, जिसको नाम दिया जाएगा इंडियन स्पेस स्टेशन। ऑब्वियस सी बात है भारत का यहाँ पर स्पेस स्टेशन होगा, जिसको हम लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पे बोल सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंडियन स्पेस स्टेशन बोल लो, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बोल लो। तो 2035 तक हमें खुद का अपना स्टेशन बनाकर कहाँ पे रख देना है, अंतरिक्ष के अंदर में छोड़ देना है। एक बड़ा सा स्टेशन होगा जहाँ पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आराम से जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं, कुछ समय के लिए स्पेस में रुकना हो तो उसकी फैसिलिटीज सबकी सब उस स्टेशन पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एक स्टेशन बनाकर छोड़ा जाएगा अंतरिक्ष में 2035 तक, ये फोकस है। साथ ही साथ में यहाँ पर पीएम मोदी ने मेंशन भी किया है कि इसरो को इतना काम करना है कि 2040 तक 2040 तक भारत का पहला इंसान को हमें चंद्रमा पर भेजना है। ये भी यहाँ पर जो डिस्कशन है वो अभी इस आर्टिकल में हुए हैं कि इंडिया तैयार होगा 2040 तक अपने पहले इंडियन को चंद्रमा के ऊपर भेजने के लिए। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी फंडिंग जाने वाली है, उसी को लेकर सारे के सारे जो डिस्कशन है इस मीटिंग में चले हैं। जैसा आप देख पाओगे इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ जी, साइंस एंड टेक मिनिस्टर हो गए, पीएम मोदी हो गए, सबकी मीटिंग चल रही है। ये कल की मीटिंग है। गगनयान मिशन जैसे से प्रोग्रेस क्या है उसको लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं। गगनयान मिशन 21 तारीख को हम लोग कह सकते हो लॉन्च कर देंगे। ये बेसिकली अभी एक ट्रायल है, 2025 तक हम लोग इसको पूरी तरह से फाइनल कर देंगे और 2025 में कह सकते हो भारत का पहली बार जो इंसान है वो अंतरिक्ष में जाएंगे और अंतरिक्ष में कुछ दिन रुककर 6 से 7 दिन रुककर वापस से यहाँ पर पृथ्वी पर लौटेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा हुआ डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको बहुत सरल शब्दों में मिल चुकी होगी। तो आज का मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे ही चुका हूँ, उसको तो आपने लिखना है। बाकी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था भैया जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है ये कौन से यूनियन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यहाँ पर ये डिपार्टमेंट हमको देखने को मिल जाता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।